Hello everyone, today we are going to do the part 1 of paper code BCOG 171 Principles of Microeconomics। जिन भी बच्चों का दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के रिलेटेड गेस्ट पेपर चाहिए या फिर कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड गेस्ट पेपर चाहिए होंगे तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, आप इसमें चले जाएंगे, आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब आपका जो भी पेपर कोड है आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे, जैसे कि हम अभी देखेंगे BCOG 171। ठीक है, ये हमने पेपर कोड लिख दिया है। अब यहाँ देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है, यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ से आप बाय नाउ कर लेंगे, जैसे आप बाय नाउ कर आपको गेस्ट पेपर परचेस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वेबसाइट से परचेस करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपकी क्वेरी होगी हम सॉल्व कर देंगे। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो पूरा कर लेते हैं तो आप क्या है, आप आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, सो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें हमें क्या बताना है कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल्स क्या हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के। सो एवरी इकोनॉमी वेदर रिच और पुअर, स्मॉल और लार्ज, फेसेस सम बेसिक प्रॉब्लम्स। यानी कि हर इकोनॉमी, चाहे वो लार्ज हो या फिर स्मॉल हो, वो रिच हो या फिर पुअर हो, तो वो क्या करती है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को फेस करती है। तो ये प्रॉब्लम्स क्या है, ये अराइज होते हैं मेनली क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, पर ह्यूमन वांट्स क्या है, वो अनलिमिटेड है। तो सिंस नो कंट्री हैज इनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई एवरी वांट ऑफ एवरी पर्सन, इट बिकम्स नेसेसरी टू मेक चॉइसेस। यानी कि कोई भी कंट्री क्या है, इनफ नहीं है रिसोर्सेज में, यानी कि किसी भी कंट्री के पास बहुत इनफ रिसोर्सेज नहीं है टू सेटिस्फाई एवरी वन वॉन्ट, पर क्या है, ये नेसेसरी बन जाता है इसीलिए कि हम चॉइसेस बनाएं। सो दीज चॉइसेस गिव राइज टू 3 फंडामेंटल और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो जो ये चॉइसेस होती हैं ये राइज करती हैं to 3 fundamental or central problems of an economy. So these are, first one is what to produce, यानी कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। सो ये क्या है, ये पहली सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। एवरी सोसाइटी हैड टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। यानी कि हर सोसाइटी में ये होता है कि हाँ हमें किस टाइप का गुड प्रोड्यूस करना चाहिए, किस टाइप की सर्विसेज प्रोड्यूस करनी चाहिए और कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो रिसोर्सेज जैसे कि आपका लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गए, मशीन्स हो गए, ये सब क्या है, लिमिटेड है। सो इकोनॉमी को चूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंट्री मस्ट डिसाइड शुड इट प्रोड्यूस मोर wheat और मोर कॉटन, should it produce more consumer goods like clothes or capital goods like machines, how much of each good should be produced. So if a country chooses to produce more military goods, then it will have fewer resources to produce goods for common people। यानी कि मान लीजिए अगर कोई कंट्री है वो मिलिट्री गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है तो उसके पास बहुत कम रिसोर्सेज बचेंगे अपने कॉमन पीपल के लिए प्रोड्यूस करने में। ठीक है, सो इकोनॉमी को क्या है, डिसाइड करना पड़ता है कि हाउ टू यूज इट्स रिसोर्सेज इन इट्स पॉसिबल वे। यानी कि जो वो क्या है, कंट्री को डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपने रिसोर्सेज को कैसे एक बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करे। ठीक है, ताकि वो सेटिस्फाई कर सके मैक्सिमम नंबर ऑफ वांट्स को। सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस। वंस इट इज डिसाइडेड व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि एक बार ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ प्रोड्यूस क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि उसको प्रोड्यूस कैसे करना है। सो दीज देयर आर जनरली 2 मेन मेथड्स, यानी कि 2 मेथड्स होते हैं। पहला आपका लेबर इंटेंसिव मेथड है, यानी कि इसमें हम लेबर, ह्यूमन लेबर को यूज करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हैंडलूम हो गया, ठीक है, हैंडलूम हो गए, वीविंग हो गए। सो सेकंड इज कैपिटल इंटेंसिव मेथड, यानी कि इसमें मशीन्स और टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, आपके पावर लूम्स हो गए। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी को चूज करना पड़ता है कि कौन सा मेथड उन्हें यूज करना है टू प्रोड्यूस द गुड मोर एफिशिएंटली एंड एट लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। सो द चॉइस डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो चॉइस है वो किस पे डिपेंड करेगी, रिसोर्सेज की क्या अवेलेबिलिटी है। एग्जाम्पल के लिए
एक कंट्री है जहाँ पे लेबर बहुत चीप है और इजीली अवेलेबल है, तो वहाँ पे क्या होगा, लेबर इंटेंसिव मेथड क्या होगा, वो बेटर होगा। पर अगर कोई कंट्री है वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी है और कम लोग हैं, तो उसमें क्या है, कैपिटल इंटेंसिव मेथड क्या होगा, सूटेबल होगा। Thus, the central problem here is how to use resources in a way that reduces cost and increases the output. तो यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है कि रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है जिसकी वजह से कि कॉस्ट रिड्यूस हो और हमारा आउटपुट इंक्रीज हो। थर्ड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, सो द थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम इज डिसाइडिंग हु विल गेट द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यानी कि कौन इनको गुड्स और सर्विसेज के लिए प्रोड्यूस होगा। यानी कि सिंस इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल वांट्स ऑफ ऑल पीपल, यानी कि बहुत ही इम्पॉसिबल है कि हम सारे लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करें, सो इकोनॉमी को कुछ चूज करना पड़ता है कि किस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, शुड गुड्स बी मेड मोस्टली फॉर रिच और द पुअर, should more luxury goods be produced or more basic goods like food and clothing, यानी कि हमें लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए या फिर बेसिक गुड्स जैसे कि फूड और क्लोथिंग हो गया, या फिर हमें गुड्स सिर्फ पुअर के लिए बनाने चाहिए या फिर रिच के लिए बनाने चाहिए। सो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना गुड्स का, ये डिपेंड करता है ऑन द पीपल्स इनकम लेवल, यानी कि जो भी उनके इनकम होगी उस पर डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। सो इन अ पुअर सोसाइटी मोर बेसिक गुड्स विल बी प्रोड्यूस, यानी कि अगर कोई पुअर सोसाइटी है तो वहाँ पे क्या है, बेसिक गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, और एक रिच सोसाइटी में क्या होगा, लग्जरी गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। सो इन कंक्लूजन हम ये देख सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की वो अराइज होती हैं बिकॉज ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज। सो सारे इकोनॉमिक्स को क्या डिसाइड करना पड़ता है, पहला कि व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड फॉर whom टू प्रोड्यूस। सो बाय सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स वाइजली, इन सारी प्रॉब्लम्स को वाइजली, ठीक है, सॉल्व करके क्या कर सकता है एक कंट्री, क्या कर सकते हैं अपने जितने भी उनके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं द वेलबींग ऑफ इट्स पीपल। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको क्या है, सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, सो द सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन, यानी कि आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है और उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। So consumer's surplus is an economic concept that shows the extra benefit a consumers get when they buy a product at a price lower than the price they were willing to pay। यानी कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ये उस एक्स्ट्रा बेनिफिट को दिखाता है कंज्यूमर के जो उसको मिलता है जब वो किसी प्रोडक्ट को बाय करता है किसी प्राइस में जिसमें वो पहले विलिंग था टू बाय द प्रोडक्ट। यानी कि एवरी कंज्यूमर हैज अ सर्टेन मैक्सिमम प्राइस दे आर रेडी टू पे फॉर अ प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ मच दे नीड और डिजायर इट। यानी कि जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं उनका क्या है, एक सर्टेन मैक्सिमम प्राइस होता है जिसके लिए वो मतलब मान लीजिए अगर कोई कंज्यूमर है वो 100 रुपये देने के लिए तैयार है, यानी कि उसका जो मैक्सिमम प्राइस है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट लेने का तो वो 100 रुपये है। ठीक है, बट अगर मान लीजिए मार्केट में क्या है, दे ऑफन गेट द प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस, यानी कि मान लीजिए उन्हें प्रोडक्ट उसको बहुत मतलब 80 रुपीज़ में मिल गया है, तो जो भी डिफरेंस होगा उनका जितना वो पे करने वाले थे यानी कि विलिंग टू पे एंड व्हाट दे एक्चुअली पे, यानी कि उन्होंने पे जितना किया है और जितना वो पे करने चाह रहे थे, तो वो क्या होता है आपका कंज्यूमर सरप्लस होता है। यानी कि अगर वो 100 पे कर सकते थे और उन्होंने 80 में वो चीज़ ले ली है, तो जो 20 रुपीज़ है वो उनका कंज्यूमर सरप्लस है। एग्जाम्पल के लिए यही है कि अगर आपको मान लीजिए आप किसी नोटबुक को खरीदने के लिए 100 रुपये देने वाले थे, ठीक है, आप रेडी थे और आपको बहुत ज़रूरत है, तो आपने क्या किया, मार्केट में गए और नोटबुक आपको सिर्फ 70 रुपये की मिली, तो आपका जो सरप्लस है वो क्या हो जाएगा, जो आपका, ठीक है, एक्चुअली आपने जो जितना पे किया है उसको आप माइनस करेंगे जितना आप पे करने वाले थे। ठीक है, 100 माइनस 70 कर लिया तो यहाँ पे आपका 30 क्या है, 30 आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट है या फिर गेन है। सो जो कंज्यूमर सरप्लस है ये रिप्रेजेंट करता है आपके मेंटल सेटिस्फैक्शन को और एक्स्ट्रा यूटिलिटी को। सो अ कंज्यूमर एंजॉयज व्हेन द मार्केट प्राइस इज लोअर देन देयर विलिंगनेस टू पे, यानी कि उनकी जब मार्केट प्राइस क्या होती है, लोअर होती है उनके विलिंगनेस टू पे से। सो द कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल, यानी कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। उन्होंने एक्सप्लेन किया था बाय यूजिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी
which state that a person consumes more units of goods, the additional satisfaction decreases. यानी कि जैसे जैसे पर्सन क्या करेगा, ज़्यादा यूनिट को कंज्यूम करते रहेगा किसी भी गुड की, तो जो उसकी एडिशनल सेटिस्फैक्शन है यानी कि जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती रहेगी. सो बिकॉज ऑफ दिस द फर्स्ट फ्यू यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन. यानी कि जो पहले यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं. सो कंज्यूमर मे बी विलिंग टू पे अ हाई प्राइस. इसलिए क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, विलिंग होता है टू पे अ हाई प्राइस. सो बट सिंस द एक्चुअल मार्केट प्राइस इज द सेम फॉर ऑल यूनिट्स, यानी कि जो एक्चुअल मार्केट प्राइस होता है वो सेम होता है सारे यूनिट्स के लिए, तो कंज्यूमर क्या करता है, सरप्लस एंजॉय करता है हर एक यूनिट पे. अब हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. Although consumer surplus is an important economic idea, it has several limitations. यानी कि जो आपका consumer surplus है ये एक बहुत ही important economic idea है, पर इसके भी कुछ limitations हैं. पहला है utility cannot be measured accurately. यानी कि जो consumer surplus है ये based है on the idea that utility can be measured in numbers. यानी कि जो हमारी satisfaction है उसको हम नंबर में मेजर कर सकते हैं, बट रियल लाइफ में देखा जाए तो सेटिस्फैक्शन क्या है, सब्जेक्टिव होता है और ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, तो इसको हम कभी भी प्रिसिजन के साथ क्या है, मेजर नहीं कर सकते हैं. सो कैलकुलेटिंग एग्जैक्ट कंज्यूमर सरप्लस बिकम्स डिफिकल्ट. सेकेंड इज बेस्ड ऑन इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल assumption. सो द मैक्सिमम प्राइस अ पर्सन इज विलिंग टू पे इज ओनली एन assumption. यानी कि जो मैक्सिमम प्राइस हम किसी कोई पर्सन जो विलिंग है पे करने के लिए वो क्या है आपका, ये सिर्फ एक assumption है. कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर देमसेल्व्स मे नॉट नो द एग्जैक्ट अमाउंट दे वुड पे. यानी कि कंज्यूमर को क्या पता, खुद ही पता ना हो कि वो कितना पे करना चाह रहे हैं. सो देयरफॉर द कॉन्सेप्ट बिकम समवट अनरियलिस्टिक. इसलिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, अनरियलिस्टिक बन जाता है. थर्ड इज डिफिकल्ट टू अप्लाई इन एसेंशियल गुड्स. For necessary goods like water, medicine, salt, etc., people may be willing to pay very high prices because they cannot live without them. यानी कि मान लीजिए कोई नेसेसरी गुड्स हैं जैसे कि वाटर हो गया, मेडिसिन हो गए, सॉल्ट हो गए, तो उनके लिए क्या करेंगे लोग, विलिंग होंगे ज़्यादा पे करने के लिए, क्योंकि क्या है उनके बिना वो रह नहीं सकते हैं. बट दीज गुड्स यूजुअली हैव लोअर मार्केट प्राइजेस. बट इनके क्या होते हैं, यूजुअली लो मार्केट प्राइजेस होते हैं. सो कंज्यूमर सरप्लस ऑन सच गुड्स बिकम एक्सट्रीमली लार्ज विच डज नॉट रिफ्लेक्ट द रियल मार्केट बिहेवियर. तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंज्यूमर सरप्लस है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है इन गुड्स पे, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रियल मार्केट बिहेवियर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है. फोर्थ इज इग्नोर्स चेंजेस इन इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. अ पर्सन विलिंगनेस टू पे डिपेंड्स ऑन देयर इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. यानी कि जो भी किसी भी पर्सन का जो विलिंगनेस है पे करने का वो डिपेंड करता है उनके इनकम पे, टेस्ट पे और प्रेफरेंसेस पे. सो दीज फैक्टर्स कीप चेंजिंग. यानी ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, चेंज होते रहते हैं. बट जो कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर सरप्लस का वो अज्यूम करता है कि जो ये फैक्टर्स हैं ये कांस्टेंट है, जो कि ट्रू नहीं है हमारे रियल लाइफ में. फिफ्थ इज डज नॉट वर्क वेल इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट्स. यानी कि इफ देयर आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स अ कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे फॉर वन प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द अदर. यानी कि मान लीजिए अगर किसी चीज़ का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट है तो जो कंज्यूमर की विलिंगनेस है टू पे फॉर वन प्रोडक्ट वो डिपेंड करती है ऑन द प्राइस ऑफ द दूसरे प्रोडक्ट. सो बट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस डज नॉट कंसिडर दिस रिलेशनशिप प्रॉपरली. यानी कि पर जो कॉन्सेप्ट है ना आपका कंज्यूमर सरप्लस का, वो इसको क्या करता है, इस रिलेशनशिप को कंसिडर नहीं करता है. नॉट यूजफुल फॉर इनडिविजिबल गुड्स. यानी कि द कॉन्सेप्ट वर्क्स वेल विद गुड्स बॉट इन स्मॉल यूनिट्स. यानी कि जो भी डिविजिबल गुड्स होते हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है. बट जैसे कि गुड्स हो गए, कार हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया या हाउसेज हो गए, वेयर परचेसेस इज मेड इन अ सिंगल यूनिट, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अप्लाई द आइडिया ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर सरप्लस. बट जैसे कि आपके गुड्स हो गए, जैसे कि कार हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो इनको जब हम परचेस करते हैं, इसको हम एक सिंगल यूनिट में परचेस करते हैं, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी या फिर कंज्यूमर सरप्लस का आइडिया अप्लाई करने में. सो कंक्लूजन में देखा जाए तो जो कंज्यूमर सरप्लस है, इट इज़ अ यूजफुल कंसेप्ट दैट हेल्प्स अंडरस्टैंड द बेनिफिट और एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर्स गेट्स व्हेन बाइंग गुड्स एट अ प्राइस लोअर देन व्हाट दे वर विलिंग टू पे. यानी कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है, एक बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है जो कि हमें ये समझाने में मदद करता है कि बेनिफिट या फिर एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन क्या मिला है कंज्यूमर को जब वो किसी गुड को बाय कर रहे थे एट अ लोअर प्राइस जितना वो पहले विलिंग थे पे करने में. सो हाउएवर ड्यू टू अनरियलिस्टिक अजम्पशन, यानी कि इसमें बहुत अनरियलिस्टिक अजम्पशन होते हैं और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है इसको मेजरमेंट के लिए, इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं.
सो डिस्पाइट दिस इट रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट टूल इन इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय रिटर्न टू स्केल, यानी कि रिटर्न टू स्केल क्या है। ठीक है, सो रिटर्न टू स्केल इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली इन द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि स्टडी ऑफ प्रोडक्शन में स्पेशली। सो ये हमें बताता है कि जो आउटपुट है हमारा, आउटपुट चेंजेस व्हेन ऑल द इनपुट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन आर इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी कि आउटपुट हमारा चेंज होता है जब भी हम इनपुट्स में क्या करते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं सेम प्रोपोर्शन में। इनपुट्स कैन इंक्लूड लेबर, इनपुट्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कि लेबर, मशीन्स, लैंड, रॉ मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी। सिंपल वर्ड्स में देखा जाए, रिटर्न टू स्केल एक्सप्लेन्स व्हाट हैपेंस टू प्रोडक्शन व्हेन अ फर्म डिसाइड्स टू एक्सपैंड इट्स साइज, यानी कि जब रिटर्न टू स्केल का क्या मतलब है कि हमारे प्रोडक्शन को क्या होगा जब कोई भी फर्म क्या करता है, डिसाइड करता है अपने साइज को एक्सपैंड करने का। सो टू अंडरस्टैंड रिटर्न टू स्केल, इमेजिन अ स्मॉल फैक्ट्री दैट मेक्स चेयर्स, यानी कि मान लीजिए कोई स्मॉल फैक्ट्री है जो चेयर बनाती है। इफ द फैक्ट्री हायर्स मोर वर्कर्स, यानी कि अगर जो फैक्ट्री है वो और लोगों को हायर कर रही है, वुड को बाय कर रही है और ऐड कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स को इन द सेम प्रपोर्शन, द नंबर ऑफ चेयर्स इट प्रोड्यूसेस विल ऑल्सो चेंज, यानी कि जितने वो नंबर पहले प्रोड्यूस कर रहे थे चेयर्स के, वो क्या होगा, वो चेंज होगा। सो द चेंज इन आउटपुट कंपेयर टू द चेंज इन इनपुट्स इज व्हाट वी कॉल रिटर्न टू स्केल, यानी कि जो चेंज हुआ है आपके आउटपुट में एज कंपेयर टू द चेंज इन द इनपुट, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न टू स्केल, यानी कि 3 टाइप के रिटर्न टू स्केल होते हैं। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्किल्स। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हैपेंस व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेस बाय अ ग्रेटर प्रोपोर्शन, मान लीजिए अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज हुआ है तो उसे हम बोलेंगे कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अ कंपनी डबल्स ऑल इट्स इनपुट, यानी कि मान लीजिए कंपनी ने अपने इनपुट्स को डबल कर दिया है, ट्वाइस एज मनी वर्कर्स ला दिए हैं, ट्वाइस एज मनी मशीन्स ला दिए हैं, ट्वाइस एज मच रॉ मटेरियल ला दिया है, बट जो प्रोडक्शन है वो थ्राइस या फिर 4 टाइम लार्जर हो गया है, तो ये क्या होता है, आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। This usually happens because of advantages that come from operating on a larger scale. एग्जाम्पल के लिए वर्कर क्या होते हैं, वर्कर कैन स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक टास्क एंड बिकम मोर एफिशिएंट, सो मशीन्स कैन बी यूज्ड मोर एफिशिएंटली एंड द बिजनेसेस कैन बाय रॉ मटेरियल इन अ बल्क एट अ लोअर कॉस्ट। सो इन शॉर्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मीन द फर्म बिकम्स मोर प्रोडक्टिव एज इट ग्रोज, यानी कि जैसे जैसे जो फर्म है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, जैसे जैसे वो और प्रोडक्टिव हो रहा है। सो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये आपका दूसरे टाइप का रिटर्न टू स्केल है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल अकर्स व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन एज इनपुट, यानी कि मान लीजिए आप जो आपका आउटपुट है वो इनपुट के बराबर ही अगर इंक्रीज होता है तो ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कंपनी ने अपने वर्कर्स को डबल कर दिया है, मशीन्स को डबल कर दिया है, रॉ मटेरियल को डबल कर दिया है और आउटपुट भी आपका डबल हो जाता है, तो फर्म क्या है, फर्म एक कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को फेस करता है। सो दिस सिचुएशन यूजुअली मीन द फर्म इज ऑपरेटिंग एफिशिएंटली, यानी कि ये सिचुएशन क्या कर, ये बताती है आपको कि जो आपका फर्म है वो एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहा है, बट इट कैन नॉट गेन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स फ्रॉम एक्सपैंडिंग। सो द प्रोडक्शन प्रोसेस इज बैलेंस, इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस क्या रहती है, बैलेंस रहती है। एंड इंक्रीजिंग साइज डज नॉट क्रिएट एक्स्ट्रा एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी कि जो आप अगर साइज को इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे क्या है, ना आपको कोई फायदा होता है ना आपको कोई नुकसान होता है। थर्ड इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। Decreasing return to scale happens when output increases by a smaller proportion than the increase in the inputs. मान लीजिए अगर आपका क्या है, आउटपुट इंक्रीज हुआ है बहुत ही स्मॉलर प्रोपोर्शन से दैन इन द इंक्रीज इन द इनपुट्स, तो यहाँ पे क्या होता है, इनपुट आपका ज़्यादा होता है पर आउटपुट आपका कम होता है, तो ये क्या होता है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए कोई फर्म है वो अपने इनपुट को डबल कर देती है, बट जो उनका आउटपुट है वो सिर्फ इंक्रीज हो रहा है 1.5 टाइम्स से, तो ये क्या है, ये एक्सपीरियंस कर रहा है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सो दिस कैन हैपन बिकॉज द फर्म बिकम्स टू लार्ज टू मैनेज एफिशिएंटली, यानी कि जो फर्म है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है ताकि क्योंकि हम उसे क्या है एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। देयर में भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो। सुपरवाइजिंग मेनी वर्कर्स बिकम डिफिकल्ट, यानी कि इतने सारे वर्कर्स को सुपरवाइज करना क्या है, बहुत डिफिकल्ट हो। मशीन्स में गेट ओवर क्राउडेड लीडिंग टू इनएफिशिएंसी। So when a firm becomes too big, inefficiencies start to appear.
एंड एडवांटेज ऑफ एक्सपेंशन रिड्यूस। यानी कि अगर कोई फर्म बहुत बड़ा हो जाता है तो वहाँ पे क्या होती है, इनएफिशिएंसीज देखने को मिलती हैं और जो एडवांटेजेस होते हैं एक्सपेंशन के वो रिड्यूस हो जाते हैं। नाउ वी विल लुक व्हाई रिटर्न टू स्केल मैटर्स। सो रिटर्न टू स्केल हेल्प्स बिजनेसेस एंड इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंड हाउ एफिशिएंट अ फर्म इज व्हेन इट ग्रोस। यानी कि रिटर्न टू स्केल क्या करता है, बिजनेसेस को और इकोनॉमिस्ट को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि हमारा फर्म कितना एफिशिएंट है जब वो ग्रो करता है। So it guides decisions like whether a company should expand production, how much input it should use, what production techniques are most effective। यानी कि ये गाइड करता है डिसीजंस लेने में, जैसे कि किसी कंपनी को एक्सपैंड करना चाहिए अपने प्रोडक्शन को या नहीं, उनको कितना इनपुट यूज़ करना चाहिए, उनको कैसे प्रोडक्शन टेक्निक्स यूज़ करने चाहिए ताकि वो इफेक्टिव बने। So, a firm with increasing return to scale benefits from expanding, while a firm with decreasing return to scale may need to control its size to avoid inefficiency। यानी कि जो फर्म में रिटर्न टू स्केल इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे क्या है, वो बेनिफिट होगा अगर उसे एक्सपैंड करेंगे। वाइल कोई ऐसा फर्म है जिसमें डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए अपने साइज को ताकि वो इनएफिशिएंसी को अवॉइड कर सकें। In conclusion, we can say that return to scale simply shows the relationship between the input and output when all inputs increase together। यानी कि रिटर्न टू स्केल क्या है, सिंपली रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट में जब हम सारे इनपुट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स वेदर प्रोडक्शन बिकम्स मोर एफिशिएंट। ये एक्सप्लेन करता है कि जो हमारा प्रोडक्शन है क्या वो एफिशिएंट बना है या फिर वो सेम है या फिर वो लेस एफिशिएंट बना है as the firm grows। So understanding this concept helps firms plan their production and choose the best scale of operation। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।